नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम गायत्री है। मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटी और एक बेटा। मेरे दोनों बच्चों की शादी हो चुकी है। मेरा बेटा ज्यादातर नौकरी के कारण बाहर रहता है, जबकि मेरी बेटी और बहू मेरे पास ही रहती है। मेरे बेटे की शादी को 4 साल और बेटी की शादी को 2 साल हो चुके हैं। एक दिन मेरी बेटी शालिनी ने फोन करके बताया कि उसके पति की नौकरी चली गई है। इससे उनकी मुश्किलें बढ़ गई थी। मैंने तुरंत उसे अपने घर बुलाने का फैसला किया ताकि मैं उसकी मदद कर सकूं। अगले दिन वह मुझसे मिलने आई। उसके चेहरे पर तनाव साफ दिख रहा था। मैंने उससे कहा कि जब तक दामाद को नई नौकरी नहीं मिल जाती तब तक वे दोनों यहीं रहें। लेकिन इसके बाद मेरी बहू का शालिनी के प्रति व्यवहार बदलने लगा। उसकी सहानुभूति कम होती गई। एक दिन गुस्से में मैंने बहू से कहा कि अगर उसे मेरी बेटी से कोई परेशानी है तो वह अपने घर चली जाए। मेरे इन शब्दों से वो नाराज हो गई और तुरंत अपना बैग पैक करके अपने मायके चली गई। उसके जाने के बाद शालिनी घर में पहले की तरह सहज हो गई। कुछ दिन बाद दामाद जी अचानक मेरे कमरे में आ गए। उस वक्त मैं अपनी अलमारी से कपड़े निकाल रही थी, क्योंकि मुझे एक दोस्त के बेटे की शादी में जाना था। मैंने कुछ साड़ियाँ अलग रखी थी और एक साड़ी का ब्लाउज ट्राई कर रही थी। तभी दामाद जी बिना दरवाजा खटखटाए कमरे में आ गए। उन्हें देखकर मैंने तुरंत अपना चेहरा दूसरी ओर कर लिया। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि मुझे और दामाद जी दोनों को असहज महसूस हुआ। मैंने जल्दी से खुद को ठीक किया और साड़ी समेटते हुए उनकी ओर देखा। चूँकि मैं घर में बहू के साथ अकेले रहती थी, इसलिए मुझे दरवाजा लॉक करने की आदत नहीं थी। उस दिन भी मैंने दरवाजा ठीक से बंद नहीं किया था। दामाद जी मेरे बेड के पास खड़े थे। उन्होंने कहा, सासू माँ, मैं अचानक आपके कमरे में आ गया, इसके लिए माफी मांगता हूँ। माफी मांगने के बाद उन्होंने थोड़ा दूरी बनाते हुए कहा, सासू माँ, आप जो कुछ भी मेरे और मेरी पत्नी के लिए कर रही हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आजकल तो दामाद को घर में जगह देने वाली सिर्फ माँ ही होती है, लेकिन आप मुझे अपने बेटे की तरह रख रही हैं। चिंता न करें, मैं ज्यादा दिन यहाँ नहीं रहूँगा। आखिरकार मैं इस घर का दामाद हूँ और दामाद को ससुराल में ज्यादा दिन रहना शोभा नहीं देता। मैं जल्दी से जल्दी नौकरी की तलाश में हूँ। पर मैंने दामाद जी से कहा, दामाद जी, आपको मुझे धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है। और हाँ, आप इस घर के इकलौते दामाद हैं। आपको कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। इस घर में आप खुद को पूरी तरह से अपना समझें। मेरी बात सुनकर दामाद जी ने मुझे अचानक गले लगा लिया और कहा, सासू माँ, मैं आपके इस उपकार का कितना कर्ज चुकाऊंगा, ये मुझे भी नहीं पता। जब दामाद ने मुझे गले लगाया, मैं बहुत चौंक गई थी। आखिरकार वो मेरे दामाद थे और हमारा रिश्ता इतना खुला हुआ नहीं था। मैंने सोचा कि ये नई पीढ़ी की सोच हो सकती है, जिसमें दामाद अपनी सास से बिना झिझक बात करते हैं। धीरे धीरे मेरे मन में कुछ अनचाही बातें आने लगी। मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरी बेटी गायत्री और दामाद के बीच कुछ ठीक नहीं है। एक रात जब मैं शालिनी के कमरे से निकल रही थी, मुझे उसके कमरे से बड़बड़ाने की आवाज सुनाई दी। मुझे यकीन था कि उनके बीच कोई विवाद चल रहा है। ये सुनकर मैं धीरे से उनके कमरे में गई। वहाँ जाकर मैंने देखा कि शालिनी अपने पति को उल्टा सीधा बोल रही थी। उसने कहा, 15 से 20 दिन हो गए, लेकिन तुमने अभी तक कोई नौकरी नहीं ढूंढी। पूरा दिन लैपटॉप पर बैठकर क्या करते हो? घर में रहकर मेरे पति का दिमाग खराब हो गया है और अब वह मुझसे तेल की मालिश की मांग कर रहा है। मैं इस बेकार इंसान की मालिश नहीं करूंगी। शालिनी इतना भड़क गई थी कि उसने मेरे सामने ही अपने पति का अपमान शुरू कर दिया। इस पर मैंने शालिनी को डांटते हुए कहा, थोड़ा अपने शब्दों पर ध्यान दो। दामाद को एक ना एक दिन नौकरी मिल जाएगी। ये कठिन समय भी बीत जाएगा। इस समय तुम्हें अपने पति का मानसिक समर्थन करना चाहिए। पति की सेवा करना बहुत पुण्य का काम है। मेरी बात सुनकर शालिनी ने कहा, माँ, अगर तुम्हारा दामाद तुम्हें इतना प्यारा लगता है तो तुम ही उसे तेल की मालिश क्यों नहीं कर देती? मैं उसे कुछ कहने ही वाली थी कि दामाद जी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे कमरे से बाहर ले जाने लगे। उन्होंने कहा, सासू माँ, मैं शालिनी की चिड़चिड़ाहट को समझ सकता हूँ। मेरे जैसे व्यक्ति को घर में बैठना शोभा नहीं देता, लेकिन मैं भी क्या करूँ? मेरे पूरे प्रयास के बावजूद मेरी किस्मत खराब है।
बात करते करते दामाद जी की आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा, दामाद जी, आप हिम्मत मत हारिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर मैंने कहा, आप इस बेड के किनारे बैठिए, मैं आपको तेल की मालिश कर देती हूँ। इससे आपका मन शांत हो जाएगा और आपको अच्छी नींद आएगी। मैंने दामाद जी के सिर की मालिश शुरू कर दी। कुछ ही मिनटों में दामाद जी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और उसे अपने कंधों पर घुमाने लगे। उन्होंने कहा, सासू माँ, आपके हाथों में तो सचमुच जादू है। कुछ ही मिनटों में मेरे सिर का तनाव दूर हो गया। क्या आप मेरी गर्दन पर भी थोड़ा तेल लगाकर मालिश कर देंगी? जब मैंने उनके कंधों पर हाथ फेरा तो मुझे थोड़ी लज्जा महसूस हुई। मैंने बहाना बनाया कि मेरा हाथ दुख रहा है और तुरंत उनसे थोड़ा दूर हो गई। कुछ दिनों बाद मेरे दामाद को नौकरी मिल गई। नौकरी मिलने के 2-3 दिन बाद शालिनी ने बताया कि वह गर्भवती है। मेरी बेटी शालिनी और दामाद अपने घर जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन मैंने उन्हें कुछ दिन और रुकने के लिए मना लिया। शालिनी की खुशखबरी सुनकर मैंने ठान लिया था कि मुझे उसे कुछ और दिनों तक अपने पास रखना चाहिए। लेकिन उन दिनों मैंने देखा कि शालिनी की तबीयत ठीक नहीं थी। मेरी बेटी और दामाद अलग अलग रहते थे और शालिनी की ऐसी हालत देखकर मैं उसे अकेले नहीं जाने दे सकती थी। मेरे मन में सवाल था कि क्या वह अकेले अपने पति के लिए घर का काम कर पाएगी। इसलिए मैंने तय किया कि जब तक शालिनी पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती तब तक उसे मेरे पास रहना चाहिए। दिन बीतते गए और दामाद जी ऑफिस जाने लगे। सुबह सुबह मैं उनके लिए टिफिन तैयार करती थी। जिस तरह मैं उनका ख्याल रखती थी, उन्होंने भी मेरा ध्यान रखना शुरू कर दिया। शाम को जब दामाद जी ऑफिस से थककर लौटते तो रात के खाने में मेरी मदद करते। देखते देखते मेरी बेटी और दामाद के यहाँ आए 1 महीना हो गया। गर्भावस्था के कारण शालिनी को मितली होने लगी थी। दामाद जी को इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी और इसी वजह से उनके बीच झगड़े होने लगे। हर दिन मैं उनकी बहस सुनती थी, लेकिन मैंने सोचा कि यह तो आम पति पत्नी की बातें हैं, इसलिए मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन एक दिन दामाद जी रात को मेरे कमरे में आए और बोले, सासू माँ, अब मैं शालिनी के साथ एक ही कमरे में एक बिस्तर पर नहीं सो सकता। अगर मेरा हाथ भी उसे छू जाता है तो वो तुरंत चिड़चिड़ाने लगती है। उसकी इस चिड़चिड़ाहट की वजह से मुझे रात भर नींद नहीं आती। पिछले 3-4 दिनों से ऑफिस में काम करते करते मेरी आंखें भारी हो गई हैं। मैंने दामाद जी से कहा, दामाद जी, शालिनी जिस स्थिति में है उसमें कभी कभी महिलाओं का चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है, तुम्हें उसे समझना चाहिए। मैंने उन्हें सलाह दी कि वे अपनी पत्नी को समझें, लेकिन उन्होंने कहा, मैं उसे समझता हूँ, लेकिन अब मेरे आराम का भी सवाल है। अगर मैं ठीक से आराम नहीं कर पाया तो नौकरी सही से नहीं कर पाऊंगा। फिर उन्होंने कहा, सासू माँ, अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो क्या मैं आज आपके कमरे में सो सकता हूँ? मैंने तुरंत हाँ नहीं कहा, लेकिन मैंने देखा कि दामाद जी के पास मुझसे मदद मांगने के सिवा कोई और रास्ता नहीं था। इसलिए मैंने बिना किसी संदेह के उन्हें मेरे कमरे में सोने की इजाजत दे दी। बाद में मैं सोच में पड़ गई कि दामाद जी का मेरे कमरे में सोने का इरादा क्या था। उस रात जब दामाद जी मेरे कमरे में सोए तो मुझे पूरी रात नींद नहीं आई, क्योंकि मैंने पहले कभी उनके साथ रात नहीं बिताई थी। उनकी मौजूदगी की वजह से मैंने कपड़े भी नहीं बदले और साड़ी में ही सो गई। साड़ी पहने रहने की वजह से मुझे रात भर नींद नहीं आई। अगली रात जब मैं सोने जा रही थी, दामाद जी बोले, सासू माँ, कल रात आप सो नहीं पाई। मुझे पता है, मैंने आपको पहले गाउन में देखा है, आपको मुझसे शर्माने की जरूरत नहीं। अगर साड़ी पहनने में आपको रात भर तकलीफ हो रही है तो आप रोज की तरह गाउन पहन सकती हैं। मुझे मानिए, मैं आपका दामाद नहीं बल्कि आपका बेटा हूँ। ये सच था कि रात भर साड़ी पहनने के कारण मुझे नींद नहीं आई थी और आज मैं नहीं चाहती थी कि फिर से रात भर जागती रहूं। इसलिए मैंने कपड़े बदल लिए। जब मैं चेंज करके आई तो दामाद ने मुझे गाउन में देखकर कहा, वाह सासू माँ, इन कपड़ों में आप बिल्कुल भी मेरी सासू माँ की तरह नहीं लग रही। आपने खुद को बहुत अच्छे से सजा रखा है। उनकी इस बात पर मैं मुस्कुराते हुए अपनी जगह पर सोने चली गई। अगले दिन सुबह मैंने नाश्ता किया और किचन में बर्तन साफ करने के बाद नहाने के लिए बाथरूम गई। जैसे ही मैं बाथरूम में गई, साबुन के पानी की वजह से मेरे पैर फिसल गए
और मैं जमीन पर गिर गई। गिरते ही मेरी कमर में दर्द होने लगा और मुझे उठने में परेशानी होने लगी। मैंने शालिनी को आवाज दी, लेकिन वह अपने कमरे से नहीं आई। फिर दामाद जी दौड़ते हुए मेरे कमरे में आए। उन्होंने मुझे गिरा हुआ देखा। वह तुरंत दौड़ते हुए मुझे उठाकर अपने बेड पर ले गए। उस समय मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा था। दामाद जी ने तुरंत मेरे लिए गर्म पानी की बोतल लाकर दी। मैंने देखा कि वो ऑफिस जाने के लिए निकलने वाले थे, लेकिन मेरी मदद करते समय उन्होंने अपने ऑफिस के कपड़ों को भी भिगो दिया था। दामाद जी ने मुझे मदद करते समय एक पल के लिए भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। शालिनी कुछ समय बाद मेरे कमरे में आई थी, लेकिन क्योंकि वो गर्भवती थी, वो मेरी मदद नहीं कर पाई। मेरी बेटी के आने का इंतजार करने के बजाय दामाद जी ने मेरी मदद की। उन्होंने मुझे अस्पताल ले जाने की कोशिश की, लेकिन मैंने उनसे कहा कि कुछ दिनों में मेरा दर्द ठीक हो जाएगा, थोड़े आराम से सब ठीक हो जाएगा। मेरी बात सुनकर दामाद जी रुक गए और ऑफिस जाते समय शालिनी से कहा, जब तक मैं घर नहीं आता, सासू माँ का अच्छे से ख्याल रखना। शाम को घर वापस आने पर दामाद जी ने खुद ही खाना बनाया, क्योंकि शालिनी को परेशानी हो रही थी। इस वजह से वो किचन में कदम नहीं रख पा रही थी। रात में जब दामाद मेरे कमरे में सोने के लिए आए, तब उन्होंने देखा कि मैं अपनी कमर को पकड़े बैठी हुई हूँ। दामाद जी बाम लेकर आए और कहा, सासू माँ, मैं आपको थोड़ा बाम लगा देता हूँ, इससे आपका दर्द ठीक हो जाएगा। मुझे दामाद से मदद मांगने में बहुत झिझक हो रही थी, लेकिन उन्होंने बहुत जोर दिया। उन्होंने कहा, शालिनी तो गर्भवती है, इसलिए वो आपकी ज्यादा सेवा नहीं कर पाएगी। ये सब भगवान ने आपके दामाद को आपकी सेवा करने के लिए ही किया है। मैंने लाख कोशिश की कि मैं दामाद जी से मदद न लूं, लेकिन उन्होंने मुझे बाम लगाना शुरू कर दिया। जिस तरह से उन्होंने मेरी कमर पर हाथ से बाम लगाया, वो सब कुछ अलग सा लग रहा था। धीरे धीरे मुझे नींद आने लगी। जब बार बार दामाद का स्पर्श होता तो मैं समझ नहीं पाई। आधी रात जब मेरी आँख खुली, तब मैंने देखा कि दामाद जी मेरे बहुत करीब सोए हुए हैं। इतना ही नहीं, बल्कि हमारी दोनों की चादर भी एक हो गई थी। मैंने तुरंत दामाद जी से दूर जाने की कोशिश की, लेकिन इधर उधर सरकते समय मेरी कमर फिर से दर्द करने लगी और मेरे मुंह से आवाज निकल गई। मेरी आवाज सुनते ही दामाद जी जाग गए। मुझे ऐसा लगा जैसे वे पहले से ही सोने का नाटक कर रहे थे। मैंने उन्हें तिरस्कार से देखा, लेकिन फिर भी उनके व्यवहार पर ध्यान नहीं दिया। अगले दिन जब मुझे खांसी आई, तो दामाद जी तुरंत मेरी पीठ पर हाथ रगड़ने लगे। मेरी खांसी फौरन रुक गई, लेकिन उनका हाथ मेरी पीठ पर आज भी वैसा ही था। मुझे अब दामाद जी के साथ अपना कमरा साझा करना अच्छा नहीं लग रहा था। उनकी मेरी तरफ की देखभाल अब मुझे कुछ और ही संकेत दे रही थी। दूसरे दिन दोपहर में जब मैं शालिनी के कमरे में गई, तो मैंने उससे कहा, मैं तुम्हारी भाभी को घर बुलाने वाली हूँ। मुझे घर के कामों में दिक्कत हो रही है। अगर बहू घर पर रहेगी तो वो घर का ध्यान रख सकेगी। इस पर मेरी बेटी शालिनी ने कहा, माँ, पिछले कुछ दिनों से तुम्हारा दामाद मेरे बजाय तुम्हारा ज्यादा ख्याल रख रहा है। फिर भी तुम अपनी बहू और बच्चों को क्यों बुलाना चाहती हो? क्या तुम्हारा दामाद तुम्हारे लिए काफी नहीं है? जो बात मैं कहना चाहती थी वो शालिनी को समझ में नहीं आई। रात में मैंने दामाद जी से बात करने का फैसला किया। जब रात को दामाद जी कमरे में आए, तो मैंने उनसे कहा, आज से तुम शालिनी के साथ उसके कमरे में सोया करो, उसे अकेले सोने के लिए मत छोड़ो। कुछ दिनों में मेरी बहू वापस आ जाएगी, तब तक वह मेरे कमरे में सोया करेगी। इस पर दामाद जी ने कहा, सासू माँ, मैं आपकी देखभाल कर रहा हूँ, आपने मुझे पराया समझ लिया है। इतना कहकर वे कमरे से बाहर निकल गए। शायद उन्हें मेरी बात पर नाराजगी हुई थी। मैं धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए दामाद जी को समझाने के लिए अपने कमरे से बाहर निकली। दामाद जी शालिनी के कमरे में थे। जैसे ही मैं उनके कमरे के बाहर पहुंची, मैंने उनकी और मेरी बेटी की बातें सुन ली। शालिनी कह रही थी, जय, तुमसे तो कुछ भी काम नहीं हो रहा। पिछले कुछ दिनों से मैं सब कुछ कर रही हूँ और अब तक मेरी माँ की नजर में तुम अपनी छवि बनाने में असफल हो गए हो। यहाँ रहने के लिए मुझे कितना कुछ करना पड़ रहा है और गर्भवती न होने के बावजूद मैंने गर्भवती होने का नाटक किया है। दामाद चुप थे और शालिनी आगे बोली,
क्या तुम्हें याद है कि हमें इस घर को अपने नाम करवाना है? तुम्हारी सैलरी से कुछ भी नहीं होता। तुम्हारे परिवार में 2 कमरे हैं और तुम्हारी माँ के पास भी 2 घर है। मैं चाहती हूँ कि कम से कम एक घर मेरे नाम पर हो और इसके लिए मुझे किसी भी विवाद का सामना नहीं करना पड़े। उसने कहा, माँ ने भैया और भाभी को घर बुलाने की बात की है। अगर मेरी भाभी घर में आ गई तो वो तुरंत मेरा झूठ पकड़ लेगी और अगर माँ को मेरे झूठ का पता चल गया तो वो मुझे इस घर में बिल्कुल भी हिस्सा नहीं देगी। उनकी बातें सुनकर मैं चौंक गई। उन्होंने पिछले कुछ दिनों से मेरे प्रति जो चिंता दिखाई थी वह सब एक दिखावा था। मेरी बेटी शालिनी ने खुद को गर्भवती बताकर मेरी भावनाओं से खेला ताकि वो अपने मायके का घर अपने नाम करवा सके। मैं शांति से वहाँ से अपने कमरे में चली गई। कुछ समय बाद मैंने मना करने के बावजूद देखा कि मेरा दामाद फिर से मेरे कमरे में सोने आ गया। अगले दिन नाश्ते के समय मेरे बेटे और बहू को देखकर मेरा दामाद और शालिनी हैरान रह गए। शालिनी ने पूछा, माँ, तुमने उसे यहाँ क्यों बुलाया? मैंने सोचा कि अब मुझे अपनी बात स्पष्ट करनी चाहिए। मैंने शालिनी के पास जाकर कहा, मैंने रात को तुम्हारी और दामाद के बीच हुई बातें अच्छी तरह सुन ली थी। तुम यहाँ किस मकसद से आई हो, मैं इससे अच्छी तरह वाकिफ हो चुकी हूँ। तुमने मेरी बहू को झूठा साबित किया। इतने दिनों से जो मेरी बहू मेरी देखभाल कर रही थी उसे बिना किसी विश्वास के यहाँ से भगा दिया। तुम मेरी अपनी बेटी हो, लेकिन इस प्रॉपर्टी के लिए तुमने मेरे खिलाफ साजिश की। पैसे के लिए तुमने रिश्तों को भुला दिया। मैंने उनसे कहा, इस घर की एक ईंट भी तुम्हारे नाम नहीं होगी। जो मेरी देखभाल करेगा ये प्रॉपर्टी उसी की होगी। शायद मैं गलत थी जो मैंने तुम्हें शादीशुदा होने के बावजूद बार बार मायके बुलाया। माँ बाप खर्च करते हैं, लेकिन लड़कियों का कर्तव्य खत्म नहीं होता। जब भी उनकी बात आती है तुम हमेशा पूछती हो, हमारे लिए क्या किया? मैंने सोचा, तुम जैसी लालची बेटी के विचारों में मुझे कोई बदलाव नहीं दिखता, लेकिन मैं ये कर सकती हूँ कि तुम्हें अपने से दूर रखूं। आज से मुझे तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना। तुम्हारी वजह से मैं अपने बेटे और बहू को दूर कर रही थी, लेकिन ये हमेशा सच नहीं होता। मैंने समझ लिया कि दामाद पराये जैसे होते हैं, लेकिन यदि बेटियां भी ऐसा व्यवहार करने लगे तो माँ बाप को क्या सोचना चाहिए? पैसे और जालसाजी से मिली संपत्ति कभी सुख नहीं दे सकती। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको इस कहानी पर क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।